So, in this topic, we will be covering a complaint from where a matrimonial dispute starts. तो जिसे हम यूजुअली आपने अगर सुना हो तो 498A बोलते हैं हमारी लाइन में, लिटिगेशन में इसको। और मैट्रिमोनियल की सबसे पहली शुरुआत मोर और लेस यहीं से होती है, एक पुलिस कंप्लेंट से, जो इवेंचुअली कलर लेती है एक एफआईआर का, जिसे हम बोलते हैं 498A, यानी डाउरी डिमांड की एफआईआर, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अपने आप में डाउरी डिमांड एक ऑफेंस है, और सेक्शन 85 और 86 ऑफ बीएनएस, जो नए एक्ट्स आए हैं 2023, वो इसके बारे में बात करते हैं। पहले ये 498A था ऑफ सीआरपीसी। ठीक है, तो अभी इसमें क्या होता है, इस कंप्लेंट का क्या रेलेवेंस है, और इवेंचुअली इसमें क्या होता है। तो अगर हम बात करें, ये एक बेसिक कंप्लेंट है, पुलिस कंप्लेंट है, रिटन, जिसमें कोई 100 नंबर पे मिलाने की, 112 नंबर पे मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है पीसीआर को पुलिस स्टेशन पे। ये बस एक पुलिस कंप्लेंट है, इसको आप खुद भी ड्राफ्ट कर सकते हो, मगर अगेन, अगर आप खुद ड्राफ्ट कर रहे हो या आपका कोई क्लाइंट, या आप बीइंग अ क्लाइंट खुद अपने लिए ड्राफ्ट कर रहे हो, तो आपको अगेन खुद ना ड्राफ्ट करके बेटर है कि किसी एक्सपर्ट की या एडवोकेट की सलाह ले लो, या उनसे ही ड्राफ्ट करा लो, क्योंकि बहुत सी चीज़ें इसमें भी ध्यान रखनी पड़ती हैं। क्योंकि ये सबसे पहली चीज़ है जो इनिशिएट होती है फ्रॉम द साइड ऑफ द वाइफ व्हेन देयर इज अ मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट कम्स इनटू पिक्चर। ठीक है, तो हर इसको इस तरह से समझ लेना कि ये सिर्फ 498A या 86 बीएनएस की ही कंप्लेंट नहीं है। अगर कोई भी हम कंप्लेंट जब डालते हैं, not only this but any complaint that goes to the police station and turns out to be an FIR goes like this only। ठीक है, अब वो कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है, उसमें हम नहीं जाएंगे। उसके लिए अलग कोर्सेज हैं जो प्रोवाइडेड हैं, आप वहाँ अवेल कर सकते हो, वो सब अलग चीज़ें हैं। कहने का मतलब ये है, कंप्लेंट छोटी हो या बड़ी हो, अगर रिटन फॉर्म में आपको डालनी है तो वो एक बेसिक स्ट्रक्चर, एक फॉर्मूला आपको ये फॉलो करना है। ठीक है, तो सिंपली टू दी एसीपी इंचार्ज, टू दी एसएचओ भी कर सकते हो, टू दी डीसीपी भी कर सकते हो। तो बेटर है कि आप हायर अथॉरिटी को ही एड्रेस करो, और कंसर्न पुलिस स्टेशन में वहाँ उसको जा कर के आप उसकी रिसीविंग ले लो, उसको फाइल कर दो। और भी तरीके होते हैं, मैं इसको एंड करने के बाद वो बताऊंगा कि किस तरह से ये ड्राफ्ट करने के बाद आप आगे उसके साथ प्रोसीड करोगे और क्या क्या होना चाहिए। तो अब आपने एड्रेस कर दिया पुलिस स्टेशन को, या कंसर्न एसीपी डीसीपी, आप अपने एरिया के हिसाब से, अपने जुरिसडिक्शन के हिसाब से, अपने जहाँ आप रहते हो उसके हिसाब से, या फिर जहाँ पे इंसिडेंट हुआ उस हिसाब से आप ड्राफ्ट करोगे, डेट डाल दोगे। ठीक है, सब्जेक्ट लिख दोगे बेसिक कि भाई किस चीज़ की कंप्लेंट है, किसके अगेंस्ट है, और कंप्लेंट में क्या क्या है। बहुत बेसिक सा एक इंट्रो दे दोगे, मैं पढ़ देता हूँ इसको कि आपको पता चल जाएगी किस तरह से किसके खिलाफ क्या हम कर रहे हैं। कंप्लेंट अगेंस्ट मिस्टर सूरज कुमार, कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया उनका। मिसिस पूनम, ठीक है, मदर इन लॉ है ये वाइफ की, क्योंकि हम वाइफ की तरफ से इसमें डाल रहे हैं। राजेश महतो, फादर इन लॉ, कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया। मनीषा, सिस्टर इन लॉ, कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया, और उनका कंप्लीट एड्रेस डाल दिया। कंप्लेंट क्यों है, फॉर लिखा हुआ है हरासमेंट, टॉर्चर, लाइफ थ्रेट, क्रुएल्टी, डाउरी डिमांड, सेक्सुअल हरासमेंट, आउटरेजिंग ऑफ मोडासिटी, फ्रॉड, फिजिकल अब्यूज अगेंस्ट दी कंप्लेंट। ये बेसिक समझ आ गया आपको। सारी अक्यूज जिनको हम जिसके अगेंस्ट डाल रहे हैं उनकी डिटेल डाल दी, एड्रेस डाल दिया, नंबर डाल दिया, ये सब हमने इसमें कर दिया। अब क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो अगर आप देखोगे, जो मेंटेनेंस वाली थी, ये उन्हीं मोहतरमा का ड्राफ्ट है, ललिता, और यहीं से ये डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ था, क्योंकि यहीं से होता है यूजुअली, पुलिस स्टेशन से ट्राई सबसे पहले वहीं पे ट्राई किया जाता है कि वहीं से अगर सॉल्यूशन निकल जाए तो बेटर है, हम कोर्ट ना जाएं। अगर ये पहले ही पहली स्टेज पे हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। तो आप अगेन ड्राफ्ट में
फैक्ट्स के अलावा बहुत ज़्यादा कुछ होता नहीं है। आप अपने ऊपर हुई सारी प्रॉब्लम्स, क्रुएलिटीज़ और डीड्स को बताते हो कि किस तरह से कब कब क्या क्या हुआ। सो नाउ 498A में ना आपको सबसे, नॉट ओनली इन दिस केस बट स्पेसिफिकली इन दिस केस आपको ये ध्यान रखना पड़, अगेन वही, कि एज पर दी नंबर ऑफ जजमेंट्स आपको इसमें जो भी आप क्रुएलिटी असर्टेन कर रहे हो या क्लेम कर रहे हो या बोल रहे हो कि मेरे साथ ऐसा हुआ, और वो मतलब शो करना चाह रहे हो, कोशिश ये करो उसको ड्राफ्ट करते वक्त सबसे ज़्यादा कि आपको याद हो कि वो कौन सी डेट को वो हुआ है और किस समय हुआ है और कैसे हुआ है। जितना स्पेसिफिकली आप लिखोगे ना उतनी स्ट्रॉन्ग ये कंप्लेंट बनती है और इसके ऊपर एक्शन लिया जाता है, और जिसको कंटिन्यू रखने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। अब ये कंटिन्यू रखने में मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, सर हम केस फाइल तो हम कर देंगे तो उसको कंटिन्यू रखने का क्या मतलब हुआ, वो तो कंटिन्यू चलेगा ही ना ट्रायल जब तक नहीं होता। नहीं, यही कैच है कुछ ऐसे केसेस में कि जब आप ऐसे केसेस डालते हो और फिर वो एफआईआर में कन्वर्ट होते हैं तो कुछ ग्राउंड्स ऐसे होते हैं कि आप उनको लेकर के आप हाई कोर्ट जा सकते हो और उनको पूरी तरह से क्वॉश करवा सकते हो, ख़त्म करवा सकते हो, और उस केस के कि फिर कोई मायने बचते नहीं, आप उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो वो उनमें से एक यही है कि जब आप बनाओ या ड्राफ्ट करो तो ग्राउंड्स, डेट और टाइम बहुत स्पेसिफिक हो, और जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा, और फिर हम इसको ट्रायल में या कंटिन्यू कर पाएंगे। वरना बहुत इजी हो जाता है अपोजिट पार्टी के लिए या अपोजिट काउंसिल के लिए, अगर ये बहुत बेसिक हैं, जनरल एलिगेशंस हैं और कोई डेट्स नहीं है, कोई टाइम नहीं है, तो इजीली वो हाई कोर्ट में जाकर के आपका केस डिसमिस या क्वॉश हो सकता है, तो वो ज़्यादा टाइम तक सस्टेन नहीं करेगा। ठीक है, अगेन अब इस पे आ जाओ। ड्राफ्ट वही है, सेम है, फैक्ट्स ही हैं। ललिता गॉट मैरिड टू दिस पर्सन ऑन दिस डेट एट दिस प्लेस। अब ये फिर से मैं मैरिट्स में नहीं जाऊंगा, इसके अंदर नहीं जाऊंगा, सब फैक्ट्स हैं जो हमने इससे पहले वाले वीडियो में यानी कि मेंटेनेंस वाले में ऑलरेडी बताया। ये सब कुछ वही मिलेगा आपको, मोर और लेस सब कुछ सेम मिलेगा, कुछ अलग नहीं मिलेगा। थोड़े बहुत माइनर चेंजेस हो सकते हैं क्योंकि हम पुलिस कंप्लेंट बना रहे हैं इसलिए, और वो जो था इससे पहले हम बना रहे थे 125 मेंटेनेंस का ड्राफ्ट, इसलिए बेसिक चेंजेस दिख सकते हैं, लेकिन फैक्ट्स तो बिल्कुल चेंज नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, सारी क्रुएलिटी, लेना देना, डेट्स, सब कुछ इसमें है, अवॉर्मेंट्स हैं। ठीक है, ये सब फैक्ट चलते आ रहे हैं, फैक्ट चलते आ रहे हैं। आप सारा अपना, अगर इंजरीज आपको हुई हैं उस क्रुएलिटी के दौरान, आपको मारा गया है, आपके पास फोटोग्राफ्स हैं मार्क के, मेडिकल प्रिस्क्रिप्शंस हैं, या फिर यू लगा लो ब्रूसेस की उनकी फ़ोटोज़ हैं, वो आप इसके आगे लगाओ अपने केस को सब्सटैंशिएट करने के लिए, जेन्युइन शो करने के लिए कि हाँ ऐसा हुआ था, ये देखो फोटोग्राफ्स, मुझे मारा था। कैमरा वीडियोज़ हैं, फोटोग्राफ्स हैं, कुछ और हैं, जो भी हैं वो भी आप कंप्लेंट के साथ लगा सकते हो, शो करने के लिए कि हाँ हमारे साथ ऐसी क्रुएलिटी हुई थी और इस केस में एफआईआर बनती है और इसमें एफआईआर रजिस्टर की जाए। अब देखो ये सब फैक्ट्स हैं, इसमें कुछ करना ही नहीं है आपको। ऊपर एड्रेस किया हमने सबसे ऊपर पुलिस स्टेशन को, अपने डीसीपी कंसर्न को, एसीपी कंसर्न को, और नीचे एक लेटर की तरह नॉर्मल कंप्लेंट डाल के, और इसमें लास्ट में यही डाल दिया कि जी इनके खिलाफ जो भी इन लॉज थे, मदर इन लॉज थे या घर वाले थे, सबके खिलाफ कंप्लेंट होनी चाहिए। मेरा स्त्री धन जो भी पैसा था, लेना देना था, वो मेरे को वापस मिलना चाहिए, और इनके खिलाफ आप कंप्लेंट मेरी रजिस्टर करो। कंप्लेनेंट आ गया, ललिता एड्रेस आ गया, और इस पर साइन करके वो क्या करेंगे कंप्लेनेंट, और अपना लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स जो भी वो मांगते हैं CAW सेल में, क्राइम अगेंस्ट वुमेन में, कि आप एक लिस्ट बना के दो, जो भी आपने सामान शादी में लेके गए थे या लिया था, दिया था, उस हिसाब से हम इस केस को आगे बढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे कि आपका सारा सामान वापस आ जाए और इसका कोई हल निकल जाए या फिर रिकन्सिलिएशन हो जाए। तो अब क्या है तो ये कंप्लेंट, देखो पुलिस कंप्लेंट, ठीक है, जो पुलिस स्टेशन में या फिर आपके कंसर्न क्राइम अगेंस्ट वुमेन में, वुमेन सेल में जाती है। अब आप बोलो सर ये क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल कहाँ होते हैं, तो अगर आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है ना कि कभी कभी क्या होता है कि पुलिस स्टेशन के अंदर ही क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल बने होते हैं, आगे या पीछे वहीं डिपार्टमेंट में। कभी कभी क्या होता है अलग से बिल्डिंग या अलग से कहीं जाके बने होते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, आपको नहीं अगर पता चल रहा है, आप कंसर्न पुलिस स्टेशन में जाओ और वहाँ से पता कर लो कि सर यहाँ का CAW सेल कहाँ है, यानी क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल कहाँ पे, वो आपको बता देंगे। मगर
पहले जो आपको ये करना है कि ये नॉर्मली आपको पुलिस स्टेशन में ही जा करके देनी है कंप्लेंट। वहाँ जैसे आप एंट्री लोगे पुलिस स्टेशन में, एक हर जगह रिसेप्शन होता है, रिसेप्शन में एक पुलिस ऑफिसर बैठे होते हैं, वो आपकी कंप्लेंट लेंगे और वो आपको रिसीविंग दे के एक कॉपी वो रखेंगे, एक कॉपी आपको रिसीविंग करके दे देंगे, और आप अपने घर पुलिस वाले उस पर अपने हिसाब से जब भी 1-2 दिन 4 दिन में वो एक आईओ यानी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एक अपॉइंट हो जाएगा, आपके पास मैसेज आ जाएगा, वो कंप्लेंट क्राइम अगेंस्ट वुमेन में अपने आप ट्रांसफ़र कर देंगे पुलिस स्टेशन वाले, ठीक है, कंसर्न पुलिस स्टेशन वाले। अब इसमें होता क्या है, क्योंकि है तो ये पुलिस कंप्लेंट, लेकिन इसका ये चलती कैसे है। तो आपने कंप्लेंट डाली, अब उस पर सीधा तो एफआईआर नहीं होगी। अब मैं फिर से बोलूँगा कि केस टू केस वेरी करता है। फिलहाल हम इसी की बात कर रहे हैं, क्राइम अगेंस्ट वुमेन और मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट 498 की कंप्लेंट की। तो इसमें क्या होता है, आपने कंप्लेंट डाली, वो आईओ अपॉइंट हो गया, वो CAW सेल यानी क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल में वो चली गई, आपके पास कॉल आएगा पुलिस स्टेशन से या क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल से, आपको वहाँ बुलाया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कैसे कैसे क्या क्या कब कब हुआ, इसके हिसाब से कंप्लेंट के हिसाब से फिर जो भी कंप्लेनेंट की डिटेल, सॉरी जो अक्यूज की डिटेल है, जो हस्बैंड की है, उनके फादर मदर की है, जो नंबर भी आपने दिए वो देना बहुत ज़रूरी है, नंबर वगैरह, नंबर एड्रेस वगैरह, क्योंकि पुलिस वाले पुलिस स्टेशन या वुमेन सेल उनको कांटेक्ट करता है और उनको बुलाता है टू इन्वेस्टिगेट द मैटर, या फिर यूँ कह लो टू बी अ मीडिएटर बिटवीन दोज बोथ द पार्टीज टू गेट द मैटर सेटल्ड, और उसको ठीक करने के लिए, मतलब अगर कुछ बात बनती है तो वहीं ख़त्म हो जाए। तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल का काम इतना है कि दोनों पार्टीज़ को बुलाए, बैठाए, समझाए और उन दोनों के बीच में कोशिश करे कि वो मीडिएट हो जाए, जो भी डिस्प्यूट्स हैं वो वहीं ख़त्म हो जाएं। अगर साथ में रहना चाहते हैं तो साथ में रह लें, नहीं रहना चाहते तो जो भी डिस्प्यूट हैं वो फिर वो म्यूचुअली कर लें उसको ख़त्म, म्यूचुअल डाइवोर्स के थ्रू या अदरवाइज, या फिर जो भी लेना देना है वो वहीं ख़त्म हो जाए। मगर मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर यहाँ हो जाता है तो देखो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सिंस दे आर द मीडिएटर दे कैन नॉट फोर्स यू, दे कैन नॉट कंपेल यू टू डू एनीथिंग। वो बस बोल सकते हैं, बता सकते हैं, समझा सकते हैं। इवेंचुअली जो टेक होता है वो होता है दोनों पार्टीज का। अगर वो किसी ग्राउंड पे आ पा रहे हैं तो ही इसमें कुछ रिजल्ट निकल पाएगा, वरना तो CAW सेल और पुलिस स्टेशन का कोई इतना रोल नहीं है। अब रोल पुलिस स्टेशन का कहाँ पे आता है, अगर तो सेटल हो गया बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सेटल हो गया, वो एक MOU आपका बन जाएगा मीडिएशन सेंटर की तरफ से, एक सेटलमेंट डीड बन जाएगी कि ठीक है दोनों पार्टी ने सेटल कर लिया, इतने रुपए वो पार्टी इसको देगी या इतना सामान इसको देगी, एक ऑफिशियल रिकॉर्ड आप पे आ गया और वो आपका मैटर सेटल हो गया, मीडिएट हो गया। अब आप उसके थ्रू, उस डॉक्यूमेंट के थ्रू, मीडिएशन के थ्रू आप अपना म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए जाओ और हैप्पीली ड्रिफ्ट अपार्ट कर जाओ, म्यूचुअल डाइवोर्स फाइल करें। म्यूचुअल डाइवोर्स हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, समझाएंगे कैसे होता है और किस तरह से आता है अगर सेटल हो जाते हैं मैटर तो इतना समझ आ गया। अब आगे चलते हैं कि भाई अब मैटर मान लो नहीं सेटल हो रहा है, नहीं बात बन पा रही, चाहे वो अमाउंट को लेके हो, चाहे स्त्रीधन को लेके हो, चाहे गोल्ड को लेके हो, या फिर ईगो कह लो, नहीं हो रहा डिस्प्यूट सेटल। तो अब क्या होगा, आप CAW सेल और पुलिस स्टेशन का काम ये है कि वो जो FIR है, वो जो कंप्लेंट है, वो उसको ऑटोमेटिकली FIR में कन्वर्ट कर देंगे। दिस हैज़ बीन गोइंग ऑन फॉर मेनी ईयर्स नाउ। अभी थोड़े बहुत चेंजेस आने लग गए हैं, अभी हाई कोर्ट्स ने और सुप्रीम कोर्ट्स ने बोला है कि ऑटोमेटिक, सिस्टमैटिक, मैकेनिकली the CAW cell or police officials cannot file an FIR against the husband. They have to get into the matter, मैरिट्स में जाएंगे, देखेंगे, अगर कोई केस बनता है तो फाइल करेंगे, वरना नहीं करेंगे। पहले क्या हो रहा था, होगा अब भी वही, इतनी जल्दी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, लेकिन ये ऑब्जर्वेशन से कोर्ट के कि ऐसा होना चाहिए। लेकिन अभी भी आज की डेट में क्या होता है कि अगर आप ये लेके जाते हो, मीडिएट नहीं होता, तो वो केस जो है ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है 498A, यानी आज की डेट में वो 85 या 86 BNS में चला जाता है। ठीक है, दिस इज हाउ इट गोज। अब सेटलमेंट तो नहीं हुआ, अब वो क्या होगा, FIR होने से पहले पार्टी लड़के को बुलाया जाएगा, उसकी रिटर्न ऑफिशियल स्टेटमेंट ली जाएगी, रिटर्न में दोबारा से ऑफिशियल रिकॉर्ड के लिए।
फिर उसको एफआईआर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। एफआईआर में कन्वर्जन होने के बाद अब वो बन गया है एक क्रिमिनल केस, यानी अब चलेगा एक क्रिमिनल ट्रायल। अब वो मैट्रिमोनियल तो डिस्प्यूट है जो है, लेकिन अब वो मैट्रिमोनियल कम क्रिमिनल ज़्यादा बन गया है, क्योंकि 498A डाउरी डिमांड इज इटसेल्फ अ क्राइम, तो वो एक क्रिमिनल एस्पेक्ट पकड़ लेता है मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट। समझ रहे हो? तो इस तरह से चीज़ें ट्विस्ट एंड टर्न लेती हैं मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में। तो जो मेंटेनेंस है, डीवी है, सेक्शन 9 है, वो एक उनमें सज़ा नहीं है, अगर मैं बोलूँ उनमें जेल नहीं है, मगर ये मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट का एक दूसरा एस्पेक्ट है, दूसरा फेस है, जो आपको जेल भी करा सकता है, हस्बैंड को जेल करा सकता है, क्योंकि इट इज़ एन एफआईआर, और जो एक डर्टी रूप ले सकती है वो ले सकती है अगर वो केस चलता है टिल दी एंड और प्रूफ हो जाता है हाँ क्रुएलिटी हुई थी। तो अब एफआईआर हो गई। अब अगेन अब मैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे आ जाऊँ, ये सब मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ वैसे आपको। अब मैं कोर्ट में आ जाऊँ, एफआईआर हुई 3 से 4 महीने, वैसे तो बुकिश अगर मैं बात करूँ तो 3 महीने के अंदर अंदर, 3 से 4 महीने के अंदर अंदर पुलिस वालों को, पुलिस को, आईओ को, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को चार्जशीट फाइल करनी होती है। वो चार्जशीट ऐसे केसेस में, क्योंकि ये इतने मेजर केसेस नहीं माने जाते हैं अनफॉर्चुनेटली, तो पुलिस ऑफिशियल्स 2-3 साल भी ले लेते हैं इनके चार्जशीट फाइल करने में, कभी आते ही नहीं है रिकॉर्ड पे। अब सर अगर ऐसा होगा तो फिर कैसे चलेगा और कैसे हम लेके आएंगे, सिंस आई एम दी वाइफ और मैं ये केस लड़ रही हूँ, मैंने एफआईआर तो करा दिया, लेकिन मेरे केस में तो कुछ हो ही नहीं रहा, क्या फायदा हुआ एफआईआर करवा के। तो एफआईआर करवा के देखो एक प्रेशर क्रिएट करती है फीमेल साइड, वाइफ साइड, जिससे शायद जो सिनेरियो बना हुआ है उससे क्या होता है, हस्बैंड पार्टी जो है वो थोड़ा सा बैकफुट पे आ जाते हैं, क्योंकि उस एफआईआर में सिर्फ हस्बैंड इन्वॉल्व नहीं होता है, वाइफ जो हैं, जो फीमेल जो हैं, अनफॉर्चुनेटली वो फादर इन लॉ, मदर इन लॉज को भी इन्वॉल्व कर देती हैं। अगर केस सच है तो होते ही होते हैं, केस नहीं भी सच्चा है या फिर झूठा केस है तो भी वो इन्वॉल्व कर देते हैं प्रेशर करने के लिए, प्रेशराइज करने के लिए। तो दिस इज हाउ इट गोज सैडली। अब क्या होगा कि ट्रायल में मान लो अब आपकी एफआईआर रजिस्टर होगी, अब वो चार्जशीट रिकॉर्ड पे नहीं आ रही है, अब उसको कैसे रिकॉर्ड पे लाएं, तो क्या करना है आपको, एफआईआर की कॉपी तो आपको थाने से मिल जाती है, एज सुन एज इट इज रजिस्टर्ड आपको वो पुलिस स्टेशन दे देगा, ठीक है। अब क्या करना है आपको कि चार्जशीट नहीं फाइल हो रही, सर क्या करें, 3 साल हो गए, 2 साल हो गए, और होता है ऐसा, जेन्युइनली होता है, नहीं फाइल होती है चार्जशीट्स काफ़ी टाइम तक। आपने अपने एडवोकेट साहब को लेना है और एक एप्लीकेशन लगवा देनी है, एटीआर बोलते हैं उसे हम, एक्शन टेकन रिपोर्ट, ठीक है। वो बहुत बेसिक एप्लीकेशन होती है, छोटी सी एप्लीकेशन होती है, डिपेंड करता है फैक्ट केस टू केस, बट यूजुअली छोटी सी बनती है, जिसमें हम क्या करते हैं कि एप्लीकेशन फाइल करते हैं और केस की डिटेल डालते हैं, और उसमें कोर्ट से सीक करते हैं कि ये जो एफआईआर है हैज़ बीन रजिस्टर्ड ऑन दिस डेट ऑन दिस ईयर, लेकिन अभी तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया हुआ है। तो अब जज साहब उस एप्लीकेशन पे कंसर्न पुलिस स्टेशन को ऑर्डर करेंगे कि ये केस का स्टेटस बताओ, इस पर रिपोर्ट लेके आओ और इसमें क्या चल रहा है वो बताओ। दिस इज हाउ यू कैन गेट योर केस स्टार्ट अगैन, या फिर यूँ कह लो एक्सपर्टाइट करवा सकते हो। और कुछ नहीं हो रहा है तो फिर उसकी आंसरेबिलिटी होगी पुलिस वाले की, उसको आना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा, और वो कोशिश करेगा फिर कि जल्दी से जल्दी में चार्जशीट फाइल करूँ और केस स्टार्ट हो, ठीक है। अब केस स्टार्ट कैसे होता है, ट्रायल जो क्रिमिनल ट्रायल है उसकी मैं बात बाद में करूँगा, क्योंकि ये बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी अगर मैं उसमें जाऊँगा, वो करेंगे उसको डिस्कस। फिलहाल यहाँ तक रुकते हैं, ठीक है। आपकी चार्जशीट ऑन रिकॉर्ड आ गई। अब इसमें आपको क्या करना है कि मेरा ये सब बताने का रीज़न ये है कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट, लोग समझते हैं कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट यार हस्बैंड वाइफ के बीच की बात है, नहीं, उसमें इन लॉज भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, जो बहुत चीज़ें डर्टी हो जाती हैं बाद में। अब मैं इसको वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं लास्ट ये बता देता हूँ कि क्या क्या रेमेडीज़ जो वाइफ पे हैं जब मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट आता है, और क्या क्या रेमेडीज़ हस्बैंड पे होती हैं जब मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट आता है, सो दैट यू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग कि किस तरह से जो प्रैक्टिकल लाइफ है वो चल रही है कोर्ट्स में। तो वाइफ की तरफ से देखो मल्टीपल मोर देन 3-4 केसेस आप वो उनके पास राइट्स हैं डालने के लिए, उनको इतने राइट्स दे रखे हैं आज की डेट में, एम्पावर करने के लिए दिए थे वैसे तो, बट अब आज की डेट में उनका मिसयूज हो रहा है। एज पर दी स्टैटिस्टिक्स, एज पर दी रिसर्च मैं ये बात बोल रहा हूँ,
मिसयूज़ हो रहा है। सच्चे केसेस भी हैं, नो डाउट अबाउट इट, मगर मिसयूज़ ज़्यादा हो रहा है। तो जो वाइफ पे राइट्स हैं वो क्या क्या हैं, 498A यानी 86 जो आज की डेट में चल रही है, जो मैंने अभी आपको दिखाया, स्टार्टिंग हमेशा यहाँ से होती है, दैट टर्न्स इनटू एन FIR, क्रिमिनल केस जिसमें जेल भी हो सकती है इवेंचुअली। दूसरा मैंने आपको बताया 125 CRPC मेंटेनेंस जेंडर न्यूट्रल है, ऑल्दो, मगर वाइफ की तरफ से ही ज़्यादातर चलता है और रेमेडी भी बहुत जल्दी उनको मिल जाती है, मेंटेनेंस बन जाता है उनका। केस कैसा भी हो मेंटेनेंस के लिए वो सीख कर सकते हैं और मिल भी जाता है, ठीक है। दूसरा हो गया आपका डोमेस्टिक वायलेंस। तीसरा डोमेस्टिक वायलेंस केस, एक और केस जिसमें वाइफ क्या करती है, 498 में तो इन लॉज को पार्टी बनाया करेक्ट, DV में भी मेंटेनेंस भी सीख कर सकती है वाइफ, अगेन ये दूसरा केस है जिसमें कर सकती है, और इन लॉज को दोबारा से पार्टी बना सकती है, यानी कि वो शी कैन ड्रैग इन लॉज इन दिस केस ऑल्सो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको अदरवाइज नहीं लेना, ये एक एस्पेक्ट है जो यूज़ होता है मार्केट में, सच्चा झूठा ऑल टुगेदर अलग बात है, ठीक है। 498 हो गया आपका, मेंटेनेंस हो गया, DV हो गया, अगर बच्चा है तो कस्टडी हो गया, कस्टडी के लिए भी जा सकती है वाइफ एनी टाइम, अगर बेबी है तो उसका डिस्प्यूट अराइज हो सकता है, और कुछ केसेस भी और भी हो सकते हैं अगर बनाए जाएं तो, मगर मेजर केसेस जो ये हैं वो यही हैं जो वाइफ इजीली डाल देती है हस्बैंड पे और इन लॉज पे, जो चल जाते हैं। अब आ जाते हैं हस्बैंड साइड। तो हस्बैंड पे जो रेमेडी, जो एक यूनिवर्सल रेमेडी है इकलौती, वो है सिर्फ डाइवोर्स की। और अगेन एक बार वाइफ की तरफ से एक और ऐड कर दो डाइवोर्स, तो 5 हो गए। हस्बैंड की तरफ क्या आ गया, हस्बैंड अगर वाइफ ने इनिशिएट नहीं करा डाइवोर्स टाइम पे, या वो नहीं कर पाई या वो नहीं करना चाहती, तो हस्बैंड इनिशिएट कर सकता है डाइवोर्स, उस पर एक ये रेमेडी होगी। अब क्या होता है कि क्योंकि हस्बैंड पे एक रेमेडी है डाइवोर्स की, उसमें ना तो वाइफ को सज़ा होनी है ना कोई पेनल्टी लगनी है, उसमें होना क्या होना है, तो सिर्फ अगर वो चलता है केस तो उसमें होना क्या है, डाइवोर्स, और कुछ नहीं होना। बट ऑन दी अदर हैंड अगर वाइफ डाल रही है तो उसमें बहुत सारे रेपरकशंस है, बहुत कुछ हस्बैंड पे आ रखा है, इन लॉज पे आ रखा है, प्रेशर हो रखा है। तो ये एक तरह का प्रेशर है जो हस्बैंड पे डल जाता है, और इवेंचुअली ये मैटर सेटल होने पर जल्दी आ जाते हैं, या फिर इवेंचुअली आ ही जाते हैं मैक्सिमम केसेस में, अगर पार्टी मतलब प्रेशर नहीं संभाल पा रही है या कुछ भी कह लो उस चीज़ को। मोस्ट ऑफ द केसेस में मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट सेटल ही होते हैं बिकॉज ऑफ दीज मच लिटिगेशंस एंड एक्सपेंसेस दैट आर इनकर्ड बाय द हस्बैंड और द वाइफ, कुछ भी कह लो, ठीक है। तो अब एक और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बताता हूँ, एक लूप होल कह लो, या फिर यूँ कह सकते हो कि अगर आपको भी प्रेशराइज करना है सामने वाली पार्टी को जेन्युइनली, या फिर यूँ कह लो कि आपका एक जेन्युइन केस है जो आप चाहते हो कि उसे भी डाला जाए और उसको मैं लिटिगेट करना चाहता हूँ, मैं फाइट करना चाहता हूँ, तो आप हस्बैंड की तो मदर हैं, अगर आप लोग साथ रहे हो, जो आपकी वाइफ है और आपकी मदर है, साथ में रह रहे हैं, एक हाउस होल्ड में रह रहे हैं, तो वाइफ भी क्या पता सही ना हो, उसका कंडक्ट सही ना हो, उसने जेन्युइनली उसने भी क्रुएलिटीज़ करी हो, उसने भी कुछ ऐसा करा हो कि भाई आपके पास भी कुछ रेमेडी, तो आप क्या कर सकते हो, अपनी मदर यानी वाइफ की मदर इन लॉ, उनके थ्रू भी एक केस आप डलवा सकते हो डोमेस्टिक वायलेंस का, दैट इज़ ऑल्सो अ प्रोविजन, जिसमें लड़के की मदर जो है वाइफ पे, बेटे की वाइफ पे जिसने केस डाले हैं उन पे भी DV का केस चला सकते हैं, ठीक है। तो ये एक ये बहुत कम सुनने को मिलता है, मगर ये एक एस्पेक्ट है लिटिगेशंस में जो चलता है। और ये आपको मैं बता दूं, अगर ये आपको प्रैक्टिस में भी अगर आप आ जाओगे ना, ये चीज़ें इतनी जल्दी सीखने को नहीं मिलती ना, देखने को मिलती हैं, तो 3-3, 4-4, 5-5 साल लग जाते हैं, तब आपको पता चलता है अच्छा ऐसा भी होता है। ये जब प्रैक्टिस में, जो कि आपको इन वीडियोस में और इन सब में मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक्चुअल प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं जो हम लोग ओवर द ईयर्स सीखें, और ये ऐसा होता है। तो एटलीस्ट यू विल हैव अ बेटर बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि अच्छा कोर्ट्स में ऐसा होता है, दिस इज़ नॉट न्यू, दैट आई नेवर न्यू, मेरे को पता चला उस वीडियो से, जो हमने वीडियो देखी है, जो आप कोर्स देख रहे हो, हमें मालूम है कि ऐसा होता है, तो वी आर नॉट शॉक्ड, हम लोग शॉक्ड हो जाते हैं कभी कभी कि ऐसा भी होता है क्या। और भी चीज़ों की बात करेंगे, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको प्रैक्टिस में भी जल्दी से नहीं सीखने को मिलती, या नहीं आपको फेस करने को मिलती है, आपके सीनियर्स सिखाते हैं, वहाँ उन चीज़ों की हम इस वीडियोस में बात कर रहे हैं, एक्चुअल लाइफ की, एक्चुअल प्रैक्टिकल लॉ की, जो कोर्स में चल रहा है, ठीक है।
तो ये एक और एस्पेक्ट था मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स का, टर्निंग इनटू अ क्रिमिनल फेस। और ये यहाँ ख़त्म करते हैं और अगली वीडियो में बात करेंगे अगले टॉपिक की। फॉर दैट वी आर डन। थैंक यू।